कि प्रॉपर्टी कहाँ पर लें और कि कितना एप्रिसिएशन होता है वो कैसे जाने। अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ज़्यादा बेटर होगा या कंस्ट्रक्टेड हाउस लेना ज़्यादा बेटर होगा। गूगल एडसेंस पिन आप देख सकते हो, अभी तक भी नहीं खुला हुआ है। नमस्कार दोस्तों एंड गुड इवनिंग ऑल माय लविंग गाइस। जी तो सर। बताइए अंकुर जी, 2-3 दिन से आप काफ़ी परेशान हो रहे थे मुझे लेकर। डेरी सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आप मेरे से जुड़े थे 1-2 साल पहले, जी तब आप शायद यूट्यूब में स्टार्टिंग कर रहे थे, है हाँ, ना? मुझे लगता है कि ये बात होगी 2022 अगस्त की, क्योंकि हाँ मैं जी। उस समय में आपसे ही सलाह लिया था जी। कि यूट्यूब चैनल हमें बनाना है। जी। तो और आपने मुझसे कहा भी था जी। कि सर आपका तो अच्छा खासा सारा चीज़ चल रहा है, तो आप जी। यूट्यूब क्यों बनाना चाहेंगे। वो 2022 अगस्त की बात है, तो मैं उसी समय आपसे पूछ के ही अपना चैनल जी। सारा क्रिएट किया था। जी बताइए। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने डेरिक जी को कॉल किया एंड डेरिक जी से कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे कुछ आंसर्स और क्वेश्चंस तो बातों बातों में ये पता चला कि इनका गूगल एडसेंस का पिन इन्होंने अपना खोला ही नहीं, जबकि इनको खोल लेना चाहिए और अपना यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन कर लेना चाहिए था। बट सर ये क्यों क्यों ये इस तरह से, जबकि ये- इनका गूगल एडसेंस पिन आप देख सकते हो अभी तक भी नहीं खुला हुआ है, बिल्कुल सील्ड पैक्ड है ये यहाँ से। तो सर ऐसा क्यों, इतना अच्छा चीज आपको जो गूगल एडसेंस ये का जो पिन। बेसिकली मैं आपको बताऊं अंकुर जी कि ये एडसन पिन मुझे 2-3 महीना पीछे जी। मुझे बाई कोरियर आया हुआ था। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल जब आपको बनाने बोला था, तब जी। मेरा मोटिव एडसन पिन के तरफ नहीं था। जी। मेरा मोटिव ये था कि यूट्यूब चैनल मेरा हो, और बहुत सारे क्लाइंट मुझे पर्सनली जानते हैं, तो पर्सनली बात होता था जी। और वो लोग मुझे कहते थे कि डेरिक जी आपका डीलिंग अच्छा है, ये है वो है। जी। तो मैंने सोचा कि अगर सचमुच मेरी डीलिंग अच्छा है या मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ अच्छा है, तो ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी। क्योंकि मेरा जो नेचर है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट के लिए सोचता हूँ। जी। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अच्छा कर पा रहा हूँ तो मैं 4 लोगों के लिए एक्स्ट्रा और करूँ। हाँ जी। तो यूट्यूब में मेरा आने का एक तो वो रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि हमने देखा कि आपको भी पता है, ऑफिस हमारा है, हम लोग 40-50 लाख रुपए में एक ऑफिस परचेस करते जी। हैं। बहुत सारे जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं उनके लिए भी, कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में आने का मतलब हो गया कि पैसा छापना है, तो हम एक ऑफिस ले लेते हैं 40-50 लाख का और बैठ जी। जाते हैं। हम्म। तो आपको पता है मेरे ऑफिस तो काफी समय से चल रहा है। जी। तो मैंने देखा कि क्लाइंट अब खुद आ नहीं रहे हैं। जी। तो मैंने आपसे पूछा कि सोशल मीडिया में हम आना चाहते हैं, आप हम्म। मुझे बताओ। तो आपने मुझे गाइड किया था। तो रीजन यही था कि लोग चल के अब ऑफिस में आ नहीं रहे हैं, जी। क्योंकि आजकल सारा सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया काम, का ही जमाना है आजकल तो जमाना है, सर। काम हो रहा है। हम्म। तब मुझे लगा कि मैं सोशल मीडिया में आके, और जो मैं अब तक पर्सनली काम किया, अब लोगों के साथ जुड़कर काम करेंगे तो उसका कुछ और होगा। तो इसलिए मेरा आना था। जहाँ तक जी। रहा एडसन पिन का, हाँ जी। मैंने इसको नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4-5 महीना जी। मैं कोशिश करूंगा कि मतलब इसको ना ही करें, है ना। जी। लेकिन हाँ, मैं इसको करूंगा। और आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो, तो आपको भी देखना चाहिए कि एक बंदा एक्सपीरियंस वाला है कि नहीं, कितने सालों से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका अपना जी। मतलब कुछ ऑफिस वगैरह है कि नहीं, है ना। जी। और ये भी है कि मैं इस पे पैसा कमाना तो सभी चाहता है, तो मैं इसको सोचता हूँ कि थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा तभी हाँ, ऑन नहीं नहीं, करेंगे, है बहुत ना। अच्छी छोटा बात है। अमाउंट्स करनी है। थ्रेशोल्ड कंप्लीट करने के बाद ही आप हाँ निकालना चाह हाँ, रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। नहीं नहीं, कोई दिक्कत है। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके माइंड में, तो मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने नोट डाउन कर रखा है। हाँ मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे हाँ, उस पूछिए। ताकि बहुत लोग जो फ्रॉड होते हैं या बहुत सारे ऐसे टाइप से चीज़ें हो जाती हैं जिनको पास में उनके पास में आंसर नहीं होता है, कंसल्टेशन नहीं हो पाता है, तो कहाँ जाए, क्या करें। देखिए तो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कर रखा है हमारे ऑडियंस के थ्रू ही, तो हम वो कुछ पूछना चाहते हैं आपके साथ में। जी। अंकुर जी, देखो सबसे पहली बात क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि डीलर फ्रॉड होते हैं। जी। तो देखो, अगर यूजर जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर सावधानी अपनी तरफ ना करे, तो उसको कोई भी बीट करेगा। जी।
तो उसमें वो डीलर की बात नहीं है। और दूसरा चीज कि जब आप रियल एस्टेट में आप आ रहे, प्रॉपर्टी जी बेचना चाह रहे हैं या जी खरीदना चाह रहे हैं, है ना, मैं व्यूवर्स लोग को भी बोलूंगा कि जब अगर आप अननोन बंदा से डील कर रहे हैं, आप उसको जानते नहीं है ना, और वो आपको घुमा दिया, तो फिर आपको ऐसा लगे कि आपको उसने बीट किया। बेसिकली गलती हमारी तरफ से, अगर हम सावधानी रखें तो ये चीज नहीं होगा। तो डेरिक जी, मुझे आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है। चलो, ये तो आपने रियल एस्टेट के बारे में बताया। आपके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या व्यूअर्स को जानना है कि रियल एस्टेट से पहले क्या था, बाद में कैसे ही लाइफ हो गई, कैसा आपका प्रॉपर्टी में किस तरह से आप आए, तो वो जर्नी थोड़ा सा आप बता दीजिए अंकुर मुझे। भाई, मैं बता दूं व्यूवर्स को भी कि रियल एस्टेट में मैं लगभग 98 से मैं जुड़ा। ओके। उससे पहले मैं जॉब में था, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, ओके। और वो दूसरी सिटी में था। तो कहीं ना कहीं बहुत शांति वाला लाइफ था, बट मेरे लाइफ में था कि मुझे एक जगह रुक के काम नहीं करना था। मैं जीवन में चाहता था कि मैं अपने लिए भी करूं और किसी के लिए भी करूं, और मुझे करने में बहुत मजा आता है। इसलिए आपने देखा होगा, मैं हम अपनी वीडियो में जो जब भी कुछ चीज़ पूरे डिटेल से बताते हैं, क्योंकि मुझे जी वो मेरा पैशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा चीज़ करूं। तो रियल एस्टेट से पहले मैं एफसीआई में था। रियल एस्टेट में मेरे एक ब्रदर है, रियल ब्रदर, और मैंने उनको देखा था। और उस समय मेरा एज भी कम था, तो मैंने उनको जी देखा था, ये तो दबा के पैसे छाप रहे। तो मुझे भी लाइफ में, किसी को भी, आप लोग को भी, जो नया जो यंगर लोग हैं, टीनेजर लोग जी हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि पैसा कमाए। तो जी मैं भी उस समय में 22-23 साल 24 साल का था, मुझे भी पैसा छापना था, और मुझे लगा यही एक ऐसा बिजनेस है जी जिसमें हम ईमानदारी से, ऑनेस्टली काम करें तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी। तो अब हम अपने ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस के लिए लेके चलते हैं आपको, कि ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मिस्टर अमन जी का है। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि अमन जी है कहाँ से, ये मतलब अमन जी हैं, दिल्ली से हैं। दिल्ली से है। जी। और तो इनको नोएडा में घर लेना अभी पास टाइम पे। तो फिर भी वहाँ पे कोई कोई ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं हो रहा है। मैं इसको तो थोड़ा आपका सवाल जी को ना इजी कर देते हैं। जी मतलब ये सिर्फ अमन जी का प्रश्न नहीं है, बहुत जी सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है, जी तो मैं कहाँ लूँ, जी और कहाँ पे मुझे पैसा अप्रिसिएशन हो, जी मेरा जो अमाउंट हार्ड मनी है वो अप्रिसिएशन भी हो। और कई लोग प्रॉपर्टी अपने लिए लेना चाहते हैं, रहने के लिए। जी तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से है ना, या आप इंडिया के किसी भी कोना में, तो प्रॉपर्टी हमेशा आपको अपने नज़र के सामने लेना चाहिए। चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो या फिर आप रहने के लिए ले रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो दायरा 20 से 25 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, कि कल को कोई बात हो तो आप इमिडिएटली जा सके। जी ऐसा नहीं कि आप वो ऐसा जगह प्रॉपर्टी ले ली जो साल भर आप गए नहीं, कोई कब्जा कर लिया कोई, जबकि आज के डेट में कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा होता नहीं है फिर भी। दूसरा चीज़ है कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, जी तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं या देख रहे हैं, जी या रहने के लिए भी देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सिंपल सा है कि जो सिटी बस रहा है ना, या जो सिटी बसने जा रहा है, अगर आप जी वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अप्रिसिएशन नो डाउट आपको मिलना ही मिलना है ना। जी और अगर कई लोग ऐसा है कि उनको लगता है कि हम दिल्ली रह रहे हैं, तो दिल्ली में आज के डेट में कोई नया कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रहा है। जी ऑलमोस्ट नॉट लेस देन ऑफ 30-35 ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। जी तो वहां पे जो अप्रिसिएशन होना था ऑलरेडी हो गया। जो भी अप्रिसिएशन होना था, जो लोग 4 लाख 5 लाख में ले रहे थे, आज वो प्रॉपर्टी 1 CR प्लस का है, 2 CR प्लस का है। तो अब उसमें अगर आप 2 CR का अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, है ना, उन्होंने 15 साल 20 साल 30 साल लगाया, तो आज उनका 4 लाख 1 करोड़ पे कन्वर्ट हो गया। जी लेकिन आज अगर आप 2 करोड़ रुपया का कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और आप सोचते हैं कि 5 साल 10 साल या 15 साल में वो 4 करोड़ हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो अगर एप्रिसिएशन चाहिए तो आपको नया जगह जहाँ पे बस रहा है, जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, जी वहां जाना चाहिए, तो एप्रिसिएशन भी आपको वहीं मिलेगा। दूसरा, इसी प्रश्न से एक रिलेटेड है कि सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि भाई मैं नोएडा इन्वेस्टमेंट करूं या रहने के लिए जी आऊं। तो देखो, अगर आपके पास में अमाउंट अच्छा है, अगर आपको लगता है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हालांकि आज के डेट में नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो अब थोड़ा चीज़ें महंगा हो गई, जी पहले तो 40-50 लाख की चीज़ें हुआ जी करती थी। लेकिन अगर आपको रहना है तो आपको ये सोचना होगा कि मेरा दफ्तर, मेरा ऑफिस वहाँ से कितना दूर होगा, बच्चे का स्कूल कितना दूर होगा, जी मार्केट्स कितना दूर होगा, मॉल्स कितना दूर होगा,
अगर सबसे आपके पहले बच्चे लोगों के मन में यही प्रश्न आता है एग्जैक्टली कि सारी एम्यूनिटीज आसपास हैं या नहीं। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, आप नोएडा रहने आ गए, तो जी आपके लिए तो दिक्कत है ना। जी अगर आप गुड़गांव जॉब कर रहे हैं और नोएडा आप रहने आ गए, तो आपके लिए दिक्कत जी है ना। फिर आप देखो कि अगर आप नोएडा आज के डेट में आ रहे हैं, तो कई लोगों का सवाल होता है कि यातायात, तो यातायात आज आप देख रहे हैं 10 11 12 बजे रात तक आपको गाड़ी सुविधा यातायात मिल जाती है। जी हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे वहां पढ़ रहे, तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रहने के व्यू से मत देखो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल के डेट में बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो सारा हब, आईटी हब नोएडा की तरफ है। तो बच्चे बड़े हुए, फिर आप नोएडा शिफ्ट कर जाना, तब तक प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन है, हम्म। ये गीता जी का क्वेश्चन है। गीता जी बोलती हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ज़्यादा बेटर होगा या कंस्ट्रक्टेड हाउस लेना ज़्यादा बेटर होगा। ये भी सवाल मेरे हिसाब से पर्टिकुलर मैम ने पूछा, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपका हार्ड मनी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल टाइप के होते हैं, है ना, जी कि भाई उनके पास पैसा कहीं 10 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगा दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका हार्ड मनी है, तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, मतलब ऐसा जगह ले लिए कोई प्रॉपर्टी, है ना, जिसका रेरा नंबर ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेरा नंबर नहीं है तो उस पर तो हाथ ही नहीं डालना है। दूसरा कुछ ऐसा है कि आज हम ले रहे हैं, 4 साल बाद चीज बनेगा, तो आप पहले बिल्डर का रेपुटेशन देखिए कि बिल्डर पहले क्या चीज बनाया है ना, कितना प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, कैसा रेपुटेशन रहा है ना। तो उसको देखते हुए करना। तो मेरा तो ये है कि अगर आपका हार्ड मनी और आप रहने के लिए देख रहे हैं और ऑलरेडी कहीं किराए पर रहते, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेडी टू मूव में ही जाइए। थोड़ा प्रॉपर्टी महंगा जरूर हो जाता है, जी। क्योंकि जब बन रहा होता है चीजें सस्ती होती है, बन जाता है तो चीजें महंगा हो जाता है, लेकिन आप रेडी टू मूव लीजिए। काफ़ी फैमिली डेरिक जी ऐसे रहते हैं जिनको अपना घर के लिए उन्होंने अपना हार्ड मनी अपना फंसाया हुआ है, उनको अपना घर नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए क्या आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे कि उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे इनको बाहर अपना कंसल्टेशन के तौर से कि किस तरह से हम उनको देखिए, अप्रोच कर सकते हैं। जो लोग मैं तो अभी जो लोगों को बोलूंगा जो न्यू प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, तो रेडी टू मूव में जाए, या फिर बिल्डर का पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। आपको एक ऐसे बंदे से मिले, ऐसे पर्सन से मिले जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, जो काफी समय से यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे, है ना, कि आपको ये जगह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि बिल्डर अच्छा है और आपको भी पता है मार्केट में उसकी है चर्चा कि अच्छा बिल्डर है, इसका रेपुटेशन अच्छा, तो आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कई केसेस हम दिखा देंगे कि कई ऐसे बिल्डिंग बन रहे थे और आज वो फंस गया। जी अब एक आदमी, आज से अगर हम 10 10 साल पीछे की बात करें, 8 साल पीछे की बात करें, तो 35 लाख 32 लाख में चीजें मिलते थे। लोगों को अट्रैक्शन रेट में लगा कि आज हम ले लेते, आज मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ जी किराए पे, आज हम ले लेंगे, तो 4 साल बाद चीज मुझे मिल जाएगा, धीरे धीरे करके हम पेमेंट कर देंगे, है ना। हम्म सीएलपी प्लान ले लेते, थोड़ा थोड़ा 2.5 3 लाख करके पेमेंट कर देंगे, 35 36 लाख पता नहीं चलेगा। अब क्या हुआ कि बिल्डर पोजीशन नहीं थे, वो कई केस ऐसे फंसे हुए हैं, तो हम्म। उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में एनवीसीसी को देके उसे दिया जा रहा है, तो ठीक है। वो तो देखो, लेते समय आपको छानबीन तो करना ही होगा। वो हमें तो बेस्ट पर्सन कौन रहेगा जो छानबीन के लिए है? मान लो कि किसी को अगर नहीं पता है इस बारे में, या वो चाहता है कि मुझे कंसल्टेशन मिले, तो क्या वो आप प्रोवाइड करते हो देखो, या फिर क्या चीज़ें हैं? आप चाहे तो ये बिल्कुल फ्री का हो सकता है। जी थोड़ा सा हमें माइंड से समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा बात है, अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो आपके कोई ना कोई रिलेटिव दोस्त या और आपके कुलीग नोएडा में ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिए होंगे, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा रियल इस्टेट से मैंने लिया है, किस हम्म बंदे से लिया है। तो आपको 50% सेटिस्फैक्शन तो वही हो जाता है कि आपने मुझे बताया और मैं उनके पास चला गया, तो जी एक तो वो हो जाता है। अननोन से थोड़ा सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अननोन डील अच्छा नहीं करेगा, लेकिन अननोन को रीड करने के लिए आपको अच्छा टाइम लेना पड़ेगा। और हम्म। जानकार के थ्रू जाएंगे तो आप प्लस में रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। फंसने का डर कम रहेगा। और डेरिक जी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या पेमेंट होना चाहिए, किस तरह से हम पेमेंट करें, क्या पेमेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। अंकुर जी, सीधा सिंपल सा बात है। अगर आप बिल्डर से ले रहे हैं, अगर बिल्डर से ले रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, आप बिल्डर को पेमेंट करिए, लेकिन जो भी पेमेंट करे वो वाइट पे करे, है ना। बी का बिल्डर को आप ना करें, आप वाइट पे करें। आपके पास वाइट का एग्रीमेंट होता, और हम्म बिल्डर आपको एक अलॉटमेंट लेटर देगा, है ना।
बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर होता है, वो आपको अलॉटमेंट देगा, फिर जैसे जैसे आप उनका पेमेंट करेंगे उसका रसीद देगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि भाई आपको लोन भी लेना है तो आप बिल्डर आपको लोन भी प्रोवाइड कर देगा कि इस बैंक से हमारा लोन हो रहा है। और आप हमेशा ट्राई करिए, यू हैव ट्राई कि अगर एसबीआई लोन कर रहा है तो डैट ओके कि एसबीआई कर रहा है तो कोई फंडा नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई ऐसे किसी भी नहीं करता है। और दो चार बैंक करना चाहिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हमारा इस प्रोजेक्ट में एक ही बैंक कर रहा है, तो आपको वहां सतर्क होना है कि भाई एक ही बैंक क्यों कर रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे एसबीआई बैंक लोन कर रहा है और बाकी बैंक नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब एसबीआई करेगा तो सभी बैंक करेगा। तो ये थोड़ा सा कैरी ऑन करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि आप बिल्डर से ले रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर बिल्डर आपको देगा, फिर पोजीशन देगा, है ना। तो ये सारी चीज आपको पेपर देंगे। अगर आप रीसेल में जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका रजिस्ट्री जरूर देखें कि रजिस्टर्ड यूनिट है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड यूनिट नहीं है, बिल्कुल हाथ डालने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी आपको कन्विंस करे कि 1 महीने बाद हो जाएगा रजिस्ट्री, 2 महीने के बाद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सीधा सिंपल सा एक बात समझो अंकुर जी, कि अगर हम ऑनर है ही नहीं, है ना, तो हम आपको चीज कैसे दे सकते हैं जी। अब एक बंदा कहता है कि ये हमारा एक पेपर है अलॉटमेंट लेटर जो बिल्डर हमको दिया है। बिल्डर को पता है कि आपने लिया है, पर गवर्नमेंट के नजर में आप ऑनर नहीं है। आप गवर्नमेंट की तरफ से आप ऑनर तब होंगे जब आपका रजिस्ट्री अथॉरिटी से हो जाएगा, है ना। अगर आप दिल्ली रहते हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अगर आपकी रजिस्ट्री है तो इसका मतलब एज ऑन डेट आई एम ऑनर फ्लैट नंबर सो एंड सो, राइट। अब हम आपको बेच सकते हैं, है ना। आप खुद सोचो कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं ऑनर ही नहीं हूं, या मेरा अभी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं हुआ और मैं बेचने आ गया, तो कैसे बेचेंगे। वहां पे कई लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो है हम ट्रांसफर करा देंगे जी। तो ट्रांसफर कराएंगे तो बिल्डर उनका अलॉटमेंट हटा के आपके नाम से कर देगा, है ना। लेकिन रजिस्ट्री तो आपकी भी नहीं हुई जी, है ना। और दूसरी चीज है कि फिर इसमें लोन केस में भी थोड़ा सा मामला फंस जाता है। कई बार हो सकता है लोग इस पे प्रश्न कर ले मेरे से कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा तरीका है। अगर डेरिक जी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपसे कांटेक्ट करना है या आपसे अगर कंसल्टेशन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ सोचा है, कुछ वेबसाइट्स वगैरह का, या फिर किस माध्यम से आप ओनर कंज्यूमर के लिए आपने कुछ सोचा है उसके लिए। अंकुर जी, बहुत जल्दी मैं अपना वेबसाइट स्टार्ट करूंगा जी और मेरा मोटिव होगा कि जो सेलर है जी और जो परचेजर है वो आपस में ही कांटेक्ट करे, डील करे, है ना। और एक बंदा इन्वॉल्व कर ले जो आपका डील प्रॉपर तरीका से करा दे। आजकल सर बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी आ गए हैं, जैसे 99 एकर्स आ गए हैं, मैजिक ब्रिक्स आ गए हैं, ये सब भी वो चीज़ कर रहे हैं। तो हमारी इसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी होगी इस चीज़ में आपकी वेबसाइट में कि ओनर और सेलर के लिए क्या हम बेनिफिट कर सकते हैं। इस पे अभी मैं कोई बात अभी नहीं करना चाहूंगा। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे अगर मुझे लगता है तो होगा। और जहाँ तक आप 99 मैजिक एरिक्यूल, ये सब अच्छे पोर्टल्स है। मुझे याद है कि हम लोग भी इस पोर्टल्स के थ्रू कई काम किए और कई ऐसे सेलर है, परचेजर है जो उनका काम हुआ है। तो ये आपस में एक परचेजर और सेलर को ये पोर्टल्स मिलाता है और ये इससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है और आगे भी होगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इस टाइप से कुछ अपना पोर्टल्स लाऊं। एक और सवाल है, ये थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा सवाल कि अभी तक रियल एस्टेट में जब आप यूट्यूब में आए तो क्या इनकम जनरेट होता है, वो चीज़ें के बारे में अगर आप बता पाएँ तो। क्योंकि बहुत सारे जो रियल एस्टेट में जो डीलर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या कमाई होता है, किस तरह से इनकम जनरेट होता है, तो उसके बारे में आप फिगर्स में तो अगर आप आप बता मेरे पाए से तो। यूट्यूब की कमाई के बारे में पूछ रहे हैं या रियल एस्टेट के बारे यूट्यूब के एडसेंस के पहले की कमाई के भी बारे में पूछ रहा हूँ, और यूट्यूब के एडसेंस के बाद तो वो तो अगर आपके पास में एडसेंस आ गया तो मोनेटाइजेशन का फील तो अलग होता ही है, लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले का क्या फील था, देखो, कैसा मेरे रहा। लिए तो चैनल मोनेटाइजेशन का कोई फील ऐसा रहा नहीं, जबकि होना चाहिए, है ना। और बहुत लोग को होता भी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा ये हो गया वो गया। मुझे रियल में बता रहे हैं, एकदम जेन्युइन, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे लिए मेरा चैनल नहीं, मेरे लिए मेरी जो वर्क है, अगर उसके लिए मैंने आपको कोई चीज़ है और जी आपने अगर मुझे उसका अप्रिसिएशन दिया है तो मुझे वो खुशी होता जी। है ना। कि फिर भी अगर आप कोई इनकम में अगर आप बताना हाँ, चाहें मैं आपको फिगर्स। बताऊं कि मुझे याद है कि जब मैं चैनल नया नया बनाया था, 22 या 23 मेरे सब्सक्राइबर थे। तो एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि आपका सब्सक्राइबर कितना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। जी 22-23 बोलूंगा तो वो भी कहेगा यार
22-23 और आप यूट्यूबर बन गए, आगे वीडियो बनाने ये वो, जी तो मुझे थोड़ा सही लगता था। तो मुझे वो एक फील हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यूट्यूब में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सच बताए तो एडसन पिन तो मेरा भी कुछ समय पीछे आया हुआ जी है, लेकिन मैं यूट्यूब में वीडियो डालकर, रियल एस्टेट का वीडियो डालकर, जब मेरा 22-23 सब्सक्राइबर थे, जी। तब भी हमने काफी अच्छा अमाउंट जनरेट किया है इसी रियल एस्टेट नाइस। से, थैंक्स टू यूट्यूब, जिस इस प्लेटफॉर्म से मैंने जनरेट किया है। जी और आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग लगे 22-23 सब्सक्राइबर से कैसे कर लिया, जी है ना, मैं तो 1000 में नहीं किया, जी लेकिन मैंने किया जी है ना। और इस वक्त अगर इस वीडियो को कोई भी, मेरे वो लोग देख रहे होंगे जब मेरा 22-23 सब्सक्राइबर जब मेरा था और वो लोग मुझसे डील लिए थे, तो वो लोग कमेंट्स जरूर कर देंगे कि हाँ हाँ। जी। तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतने लोग क्या कर रहे हैं। जी बताएं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे व्यूवर्स जो भी इनसे प्रॉपर्टीज लिए हैं उन्होंने कमेंट्स ज़रूर मैं देखना चाहूँगा डेरिक जी। तो ऑब्वियसली मैंने सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। रेस्ट हम फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे जब आप अपना गूगल एडसेंस का पिन जब मोनेटाइजेशन करेंगे, फिर हम एक पॉडकास्ट अच्छा सा करेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपसे मिलने के लिए आया था, तो कुछ सवाल होते हैं व्यूवर्स के, वो जानने के लिए हम लोगों ने आपसे एक छोटा सा पॉडकास्ट किया हुआ था कि लोग अवेयर नहीं है बहुत सारी चीज़ों से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। तो आपका क्या नंबर है, अगर वो कोई आपसे जुड़ना चाहता है या कंसल्टेशन लेना चाहता है या प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड बात करना चाहता है, तो आप प्लीज़ अपना नंबर इस वीडियो के माध्यम से बता दीजिए ताकि व्यूवर्स आपसे भी संपर्क करें। देखिए, मेरा पर्सनल नंबर तो मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगा, कोई इशू टू बी वेरी नहीं। जी फ्रैंक। लेकिन हाँ, मुझे जब मैं अपना नंबर वीडियो में देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो मैक्सिमम कॉल मेरे पास ही आता है, जी मैं बात करता हूँ। तो जिनको भी कोई भी प्रॉपर्टी से समस्या हो, हाँ थोड़ा टाइम फैक्टर है कि अब जी। रात के 11 बजे नहीं करे, तो वो मुझसे, एक टाइम ड्यूरेशन आप वो कर लीजिए कि कौन सा टाइम हाँ मतलब ड्यूरेशन मेरी बेस्ट भी रहेगा। अपनी लाइफ है ना, जी तो आप हम देते हैं सभी को, जो भी पूछते हैं। मैं, मुझे पता है कि बहुत लोग जानते हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जो मुझसे बात जी। करते हैं, मैं बहुत दिल से लोगों को सजेस्ट करता हूँ किसी भी सर चीज़ मैं को। आपके साथ जुड़ा हुआ, मुझे पता है कि क्या आपका नेचर हाँ है। सो आपका क्या, किस तरह से आप लेके जाते हो, तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में ये सारी चीज़ों को लेके आगे जाते हैं। तो वो चीज़ है कि आगे व्यूवर्स किस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या किस रिलेटेड कर सकते हैं, वो थोड़ा बता वो दीजिए। मेरे व्यूवर्स को पता है कि वो भी सुबह अपने काम से जब भी जी फ्री हो, आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जी आप 10 बजे करें तो मुझे, हाँ लेकिन मैं भी बहुत सारे कॉल उठाता हूँ, तो थोड़ा सा है कि टाइमिंग का वो रखे, बाकी मेरे लिए नहीं है। और 12 बजे तो मैं ऐसे भी फोन जी ऑफ जी। कर देता वो हूँ तो उस टाइम आजकल। पे सभी ऑफ कर देते हैं। हाँ मैं ऑफ कर ही देता हूँ, क्योंकि नहीं तो 1:30 बजे भी कुछ एनआरआई भी जी। होते हैं ना, उनको भी जरूरत है मेरी, तो किन्हीं मैं, का कभी क्या होता है ना सर, कोई ऑफिस रात में लेट आ गए तो हाँ वो घुमा दिए कॉल हाँ करिए, तो उनके लिए हाँ मैं ये। एग्जैक्टली। जी ठीक है। तो हम लोगों ने सारी बातों पे कवर किया एंड सर सारी क्वेश्चंस का आपने पूरा आंसर किया। होप हमारी जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाई होंगे आपके सारे आंसर्स को लेके। एंड अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उनसे पर्सनली बात करेंगे या फिर सर उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे उस चैनल में। हाँ मेरा जी रिप्लाई आता है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा देर है, और जी मेरा ऐसा भी नहीं है कि मेरा कमेंट्स हजारों में होता जी है ना। जिनके पास टाइम होता है वो लाइक करते, कमेंट्स करते हैं, और मैं कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। जी। जब मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ तो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि इनका कोई प्रश्न है तो मैं जवाब जरूर देता हूँ, जिनका नहीं दे पाया मैं उनको भी दे दूंगा। थैंक यू ठीक है। कोई ऐसी बात थैंक नहीं यू है। सो मच। अब हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं।